हेलो फ्रेंड्स, डाउटनेट लेके आया है आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग सेशन जिसका नाम है देश के डाउट। जी हाँ, देश के डाउट सेशन में हम क्या करने वाले हैं, आप लोग जैसे कि आईआईटी जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों ने जितने भी सवाल हमसे पूछे हैं, यानी कि आपके जितने भी डाउट्स थे पिछले 24 आवर्स के अंदर, वो सारे डाउट्स आज के सेशन में हम सॉल्व करेंगे। और अगर आपको इसके अलावा और भी कोई डाउट्स हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने डाउट की जो फोटो है वो क्लिक करके हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं और हम आपके वो डाउट्स भी सॉल्व करेंगे। तो ये है हमारा डाउट सॉल्विंग सेशन जो कि रोज 5 बजे होगा और ये सेशन होगा लाइव। तो आज इस सेशन में मैं बात करूंगी नीट बायोलॉजी की। जी हाँ, नीट बायोलॉजी के जितने भी डाउट्स पिछले 24 घंटे में पूछे गए हैं वो सब मैं आज डिस्कस करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला डाउट है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी degeneration of corpus luteum is prevented by the hormone। प्रेगनेंसी के टाइम पर कॉर्पस ल्यूटियम जो है उसका डीजनरेशन यानी कि उसको डिस्ट्रॉय करने से कौन सा हार्मोन प्रिवेंट करता है यानी कि रोकता है। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है यहाँ पे, HCG, HPL, LH ईस्ट्राडायोल एंड ईस्ट्रोजन और लास्ट है रिलैक्सिन। तो हम बात करते हैं कॉर्पस ल्यूटियम की सबसे पहले। तो जैसे आपको पता है कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये सेल्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं, जिसे हम कह देते हैं मास ऑफ सेल्स। अब ये जो सेल्स हैं ये क्या करते हैं, ये एक हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर, और वो हार्मोन होता है हमारा प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। और ये जो प्रेगनेंसी है, इस टाइम पर प्रेगनेंसी में इस कॉर्पस ल्यूटियम का मेंटेन रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर ये कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन होगा तो ये क्या करेगा, ये हमारा प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता रहेगा और प्रेगनेंसी जो है वो स्मूथली चलेगी। लेकिन अब हमें क्वेश्चन में तो ये पूछा है कि कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट ना हो तो कौन सा हार्मोन है जो इसको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, इसके डीजनरेशन को रोकने में हेल्प करता है। तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है इसको प्रिवेंशन से एक हार्मोन रोकता है जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक हार्मोन। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक हार्मोन। और ये एम्ब्रियोनिक हार्मोन होता है हमारा HCG। जी हाँ, HCG यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन क्या करता है, इस कॉर्पस ल्यूटियम को डीजनरेट होने से रोकता है और ये इंश्योर करता है कि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये अपना ये हार्मोन यानी कि प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता रहे टाइम टू टाइम। तो हमारे पास 4 ऑप्शन थे, तो पहला ऑप्शन जो है HCG यही क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। बाकी जो हैं वो तीनों ऑप्शंस गलत होंगे, यानी कि HPL, LH ईस्ट्राडायोल एंड ईस्ट्रोजन और लास्ट था रिलैक्सिन। तो करेक्ट आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये था देश का सबसे पहला डाउट जो बहुत बार पूछा गया है पिछले 24 घंटों में। चलिए आगे चलते हैं। ये है हमारा डाउट 2 जो बहुत बार पूछा गया है। तो देखते हैं क्या है डाउट 2। अ क्रॉस वॉज कैरिड आउट बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स। 2 इंडिविजुअल्स के बीच में क्रॉस किया गया और जो इंडिविजुअल्स हैं वो कैसे हैं, 2 इंडिविजुअल्स हेट्रोजाइगस फॉर 2 पेयर्स ऑफ जीन। 2 जीन के पेयर के लिए वो इंडिविजुअल क्या है, हेट्रोजाइगस है, उनके बीच में एक क्रॉस चलाया गया। एज्यूमिंग segregation and independent assortment, the number of different genotype and phenotype obtained would be। हमें बताना है सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बाद कितने जीनोटाइप होंगे और कितने फिनोटाइप मिलेंगे हमें इस क्रॉस से। ठीक है, तो मैं 2 इंडिविजुअल ले लेती हूँ, 2 हेट्रोजाइगस पेयर ले लेती हूँ। वो है हमारा TT और YY, यानी कि ये मैंने ले लिए टॉल येलो फ्लावर्स। ठीक है, 2 हमें क्या बोला गया है यहाँ पे, 2 पेयर्स ऑफ जीन हमें दिखाना है, तो मैंने 2 जीन क्या ले लिए,
टॉल और येलो फ्लावर्स ले लिया। अब मेरे को पता है कि ये जो टॉल और येलो फ्लावर्स हैं इनके जो गैमीट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, मेल गैमीट्स बनेंगे और मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स बनेंगे। ठीक है, मेल गैमीट्स हैं ये और ये है मेरे फीमेल गैमीट्स। ठीक है, तो मेल गैमीट्स में क्या होगा, मेरे पास आएंगे टी वाई, देन इसके बाद आएगा टी वाई, फिर आएंगे टी वाई और फिर होगा टी वाई। ठीक है, ऐसे ही सिमिलर मेरे पास क्या बनेंगे, फीमेल गैमीट्स बनेंगे जो कि इसी के जैसे होंगे। अब इनके बीच में हमें क्या कराना है, क्रॉस करा के देखना है कि क्या हमारे पास कितने जीनोटाइप होंगे और कितने फिनोटाइप होंगे। ठीक है, तो प्यूनेट स्क्वायर की हेल्प से हम ये क्रॉस कराते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, टी वाई, टी स्मॉल टी कैपिटल वाई एंड स्मॉल टी स्मॉल वाई। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, यही गैमीट्स होंगे जो वहाँ पे थे। ठीक है, टी वाई एंड देन स्मॉल टी स्मॉल वाई। तो अब इनके बीच में हम क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस में हमें क्या दिखेगा, यहाँ मैं प्यूनेट स्क्वायर बना लेती हूँ पहले। ठीक है, तो इस प्यूनेट स्क्वायर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने जीनोटाइप और फिनोटाइप पता लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या बनेगा यहाँ पे, टी टी कैपिटल वाई, टी टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देन क्या है हमारे पास, कैपिटल टी कैपिटल वाई, कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल टी स्मॉल वाई एंड देन कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल टी स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे, कैपिटल टी कैपिटल वाई, कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल टी कैपिटल वाई, स्मॉल टी कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। और लास्ट होगा यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल टी स्मॉल वाई एंड देन स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड स्मॉल टी स्मॉल वाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, ये क्रॉस हमने करा लिया। अब क्रॉस की यानी कि प्यूनेट स्क्वायर की हेल्प से हमें पता लगाना है कितने हमारे पास यहाँ पर क्या है, जीनोटाइप है और कितने हमारे पास फिनोटाइप है। तो यहाँ पे मैं कैरेक्टर्स लिख लेती हूँ। कैरेक्टर क्या क्या है हमारे पास, एक है हमारे पास ये वाला कैरेक्टर कैपिटल टी कैपिटल वाई, यानी कि ये कैसे होंगे हमारे टॉल येलो फ्लावर्स, क्या रिप्रेजेंट करेंगे ये टॉल येलो फ्लावर्स को। एंड दूसरा है हमारे पास ये वाला कैपिटल टी कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, ये क्या करेंगे, ये भी टॉल और येलो को ही रिप्रेजेंट करेंगे। देन थर्ड है यहाँ पे मेरे पास ये वाला कैपिटल टी और कैपिटल वाई, ये भी क्या होंगे हमारे टॉल येलो फ्लावर्स को ही रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद एक और क्या है यहाँ पे, कैपिटल टी स्मॉल वाई एंड कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, ये क्या करेंगे, ये भी टॉल येलो फ्लावर्स को ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, ये क्या है, कैपिटल टी स्मॉल वाई कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, ये तो हमारा यही वाला हो गया। देन इसके बाद एक और है हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल वाई, तो ये क्या होंगे, कैपिटल टी और स्मॉल वाई ये रिप्रेजेंट करेंगे हमारे टॉल ग्रीन फ्लावर्स को। ठीक है, कौन से फ्लावर्स को करेंगे, ये रिप्रेजेंट टॉल और ग्रीन फ्लावर्स को। अब इसके बाद है यहाँ पे एक और हमारे पास, ये हो गया कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये रिप्रेजेंट इसको ही करेंगे। देन एक और फिनोटाइप है यहाँ पे, ये है हमारा कैपिटल टी स्मॉल वाई, तो ये क्या होंगे, ये होंगे हमारे टॉल
ग्रीन फ्लावर्स। ठीक है, ये भी क्या होंगे, टॉल ग्रीन फ्लावर्स, ये भी इसको ही रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। तो ये भी हमारा क्या होगा, टॉल एंड ग्रीन फ्लावर्स। देन है यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई, ये क्या करेंगे, टॉल येलो को ही रिप्रेजेंट करेंगे। देन कैपिटल टी स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ये भी इसको ही रिप्रेजेंट करेंगे। एक और है यहाँ पे हमारे पास स्मॉल टी कैपिटल वाई, तो ये किसको करेंगे यहाँ पे, ये रिप्रेजेंट करेंगे ड्वार्फ और येलो प्लांट्स को। कैसे फ्लावर्स को, डॉर्फ और येलो को। देन इसके बाद है यहाँ पे स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये करेंगे डॉर्फ येलो को ही, ये भी क्या करेंगे, स्मॉल और येलो फ्लावर्स को, तो ये दोनों सेम है। देन एक और है हमारे पास क्या यहाँ पर, कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देन कैपिटल टी स्मॉल वाई, तो ये भी होंगे टॉल ग्रीन। देन लास्ट जो हमारा है वो है ये वाला जो कि है स्मॉल टी स्मॉल वाई, यानी कि ये होंगे डॉर्फ ग्रीन फ्लावर्स। कैसे होंगे, डॉर्फ और ग्रीन प्लांट्स। तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, तो ये जो रेशियो है ये होगा 9:3:3:1। तो हमारे पास क्या हो गया, जो जीनोटाइप है वो कितने हो गए, हमारे जीनोटाइप हो गए 9। ये अलग अलग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जीनोटाइप हो गए हमारे 9। और फिनोटाइप हो गए हमारे पास 4 अलग अलग कैटेगरीज के हैं। एक होंगे हमारे पास टॉल येलो, एक होंगे हमारे पास टॉल ग्रीन, एक होंगे हमारे पास डॉर्फ येलो, और एक हो गया हमारे पास डॉर्फ ग्रीन। तो ये हो गए 4। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा था अगर एक क्रॉस कराया जाए किसमें, दो इंडिविजुअल जिनके हेट्रोजाइगस हैं और 2 पेयर्स ऑफ जीन्स हैं, तो हमें बताना था जीनोटाइप कितने होंगे और फिनोटाइप कितने होंगे। तो ये था हमारा जीनोटाइप होंगे 9 और फिनोटाइप होंगे 4। तो ये था देश का डाउट 2 जो बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डाउट 3, अ मैन whose father was color blind marries a woman who had a color blind mother and normal father। अब एक मैन है जिसके फादर क्या है, कलर ब्लाइंड है, उसने क्या किया, उसने शादी की एक विमेन से जिसकी मम्मी क्या थी, मदर क्या है, कलर ब्लाइंड है, और फादर क्या है, नॉर्मल है। तो हमें बताना है व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन ऑफ दिस कपल विल बी कलर ब्लाइंड। कितने मेल चिल्ड्रन, कितनी परसेंटेज होगी मेल चिल्ड्रन की इन दोनों, इस कपल की जो कि क्या होगी, कलर ब्लाइंड होगी, वो हमें बताना है। तो हमें पता है कि ये जो कलर ब्लाइंडनेस होती है इसमें कैसा होता है, कलर ब्लाइंडनेस के अंदर जो इनहेरिटेंस होती है, इनहेरिटेंस वो क्या होती है, ये होती है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अब नाम से ही पता चल रहा है क्रिस क्रॉस यानी कि ऑल्टरनेट होता है यहाँ पे। तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का क्या मतलब है कि जो फादर है वो क्या करेगा, डिसीज कॉज करेंगे डॉटर्स के अंदर, और जो मदर है वो क्या होंगी, अगर मदर डिसीज्ड है तो वो किस में जाएंगी, सन में जाएगी। तो ये होती है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब। ठीक है, तो अब हमें यहाँ बताना है, हम यहाँ लिख लेते हैं जो मैन है वो क्या होगा, उसके जीन XY होगा, और जो वुमेन है वो कैसी होगी। अब हमें देखना है विमेन का क्या थी हिस्ट्री, विमेन की जो फादर थे वो तो नॉर्मल थे, तो यानी कि उनके फादर का क्या होगा, XY होगा, और मदर जो थी वो क्या थी, कलर ब्लाइंड थी, तो उसकी क्या होगी XC और XX। तो इससे क्या होगा, इनका जब क्रॉस हुआ तो क्या बनेगा, XC और X। तो ये क्या हो गया, डॉटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ से मदर में से XC आएगा और फादर का ये आएगा। तो ये हो गई, जो डॉटर जो है ये क्या होगी, कैरियर होगी। तो यानी कि ये जो मैन था जिसने शादी की एक विमेन से, मैन क्या है यहाँ पे, उसके फादर कलर ब्लाइंड है, उसने शादी की एक विमेन से, तो यहाँ पे विमेन का क्या हो जाएगा, ट्रेट्स जो हैं वो होंगे XC
और x। अब इन दोनों इस कपल का क्या हुआ, हमें बताना है कितने परसेंटेज मेल चाइल्ड जो है वो कलर ब्लाइंड होंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्रॉस कराया इनके बीच में। अब क्रॉस के लिए हम फिर से प्यूनेट स्क्वायर करते हैं, XC और X, और यहाँ पे हम लेते हैं X और Y। तो हम क्रॉस कराते हैं, क्या होगा क्रॉस में, XC और X, ये होगा XX, ये होंगे XC और Y, और ये होगा XY। तो यहाँ पे क्या है, ये जो है ये डॉटर, ये क्या होगी, ये होगी कैरियर, 4 बच्चे होंगे इनके, और ये होगी नॉर्मल डॉटर, ये है नॉर्मल सन, और ये जो सन है ये क्या होगा, ये होगा डिसीज सन, क्योंकि ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है, तो मदर से सन में आया, तो ये सन जो है ये डिसीज हो गया। तो यानी कि कितने बच्चे हुए इनके, 4 बच्चे हुए। तो आउट ऑफ विच कितने डिसीज हैं, एक ही डिसीज है। अब हमें मेल चिल्ड्रन बताना था, तो मेल चिल्ड्रन जो है वो कितने कलर ब्लाइंड होंगे, आउट ऑफ 4 ओनली 1, यानी कि 25% जो है वो मेल चिल्ड्रन क्या होंगे, इनके कलर ब्लाइंड होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा डाउट नंबर 3। आई होप आपके डाउट्स यहाँ क्लियर हो रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट डाउट की ओर। नेक्स्ट डाउट है डाउट नंबर 4, जिसमें बोला है इन अ स्पीशीज द वेट ऑफ न्यू बॉर्न रेंजेस फ्रॉम 2 to 5 kg। ठीक है, एक स्पीशीज है जिसमें न्यूबॉर्न बेबीज जो है उनका वेट क्या है, वेट की रेंज है हमारे पास 2 से 5 किलो के बच्चे जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। अब क्या बोला गया है, 97% ऑफ न्यू बॉर्न विद एन एवरेज वेट बिटवीन 3 to 3.3 kg सर्वाइव, whereas 99 of the infants born with weights from 2 to 2.5 और 4.5 to 5 kg die। अब वेट की रेंज क्या थी हमारे पास, 2 से 5 किलो। अब इसमें क्या हो रहा है, 97% जो नए बच्चे हैं जो पैदा हुए हैं कितने वेट के साथ, 3 से 3.3 kg की, वो तो सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन 99 जो इन्फेंट्स हैं जिनकी वेट है 2 से 2.5 या 4.5 से 5 kg, वो सब मर गए। तो हमें क्या बताना है, विच टाइप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस, यहाँ पे कौन सा सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो हो रहा है। तो हमारे पास क्या रेंजेस दी हुई हैं, हम रेंज लिख लेते हैं। 3 रेंजेस हैं यहाँ पे, एक है हमारी 2 से 2.5, दूसरी रेंज है यहाँ से 3 to 3.3 kg, और तीसरी रेंज है हमारे पास 4.5 to 5 kg। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये हमारी 3 रेंजेस हैं, तो यहाँ पे हमें सिलेक्शन प्रोसेस बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल सिलेक्शन को। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन होता है हमारा सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। जो भी नेचर में सबसे सर्वाइव करने के लिए क्या होंगे, फिट कैंडिडेट्स होंगे, नेचर उसको सिलेक्ट कर लेता है और बाकियों को हटा देता है, यानी कि एलिमिनेट कर देता है अपने अंदर से। तो यहाँ पर क्या होता है, जो बेस्ट फिटेड होंगे वो सिलेक्ट हो जाते हैं, और जो अनफिट होंगे वो क्या होंगे, वो एलिमिनेट हो जाते हैं। तो यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास ये जो 2 to 2.5 है और 4.5 to 5 जो हैं वो मर रहे हैं, यानी कि ये क्या होंगे, अनफिट होंगे कैंडिडेट्स। तभी तो नेचर ने क्या किया है, इनको डाई कर दिया और सिर्फ इसी को सिलेक्ट किया है जो 3 to 3.3 वेट वाले किड्स हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा था नेचुरल सिलेक्शन की बात। अब नेचुरल सिलेक्शन जो है वो कैसे होता है, इनके अलग अलग ट्रेट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेट्स। हम एक एग्जांपल एक ग्राफ की हेल्प से यहाँ देख लेते हैं। तो जो हमारे 3 टाइप के क्या होते हैं, नेचुरल सिलेक्शन होते हैं, वो होते हैं हमारे कौन कौन से, पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन होता है एक हमारा, दूसरा होता है हमारा डायरेक्शनल सिलेक्शन, और तीसरा होता है डिसरप्टिव सिलेक्शन। तो ये 3 टाइप के सिलेक्शन होते हैं नेचर के। अब सबसे पहले हम एक ग्राफ बना लेते हैं। तो ये जो ग्राफ है यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि कितने इंडिविजुअल्स पैदा हुए, और यहाँ पे आ जाएगा टाइम।
तो जो नेचुरल सिलेक्शन का ग्राफ है वो क्या शो करता है, वो कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। तो ये जो सेंटर पॉइंट्स हैं ये हमारे फिनोटिपिक ट्रेट्स हैं जो कि क्या है, जो एकदम फिट हैं। और यहाँ पे इसकी क्या हो रही है, ये पीक कितनी नैरो आपको दिख रही है। और ये जो साइड वाले हैं जो नीचे हैं ये क्या है, हमारे अनफिट वाले हैं। अनफिट जो पॉपुलेशन है, जो अनफिट इंडिविजुअल्स हैं, हम उनको यहाँ कंसिडर कर लेते हैं। तो ये है हमारा नॉर्मल ग्राफ। अब बात करते हैं सबसे पहले स्टेबलाइजिंग ग्राफ की। तो स्टेबलाइजिंग में क्या होता है, जो भी हमारे क्या होंगे, स्टेबलाइजिंग ग्राफ को देखते हैं। ये है स्टेबलाइजिंग ग्राफ का। इसमें क्या है, एक बहुत ही नैरो पीक है। यहाँ पे नैरो पीक से मेरा मतलब है जो हमारे अनफिट वाली पॉपुलेशन है, यानी कि ये वाली पॉपुलेशन और ये वाली पॉपुलेशन वो एलिमिनेट हो गई, और सिर्फ जो ये वाले फिनोटाइप हैं वो यहाँ एग्जिस्ट करे, यानी कि 3 to 3.3 वाले यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, और 2 to 2.5 वाले ये वाले हटा दिए नेचर ने, और ये वाले भी हटा दिए। तो ये था हमारा स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे बात करूंगी मैं डायरेक्शनल की। अब डायरेक्शनल में क्या होता है, डायरेक्शनल वाले में कुछ इस टाइप का ग्राफ आता है आपके पास। डायरेक्शन में क्या होता है कि एक जो रेंज है उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है, और एक डायरेक्शन की तरफ क्या होता है, ग्राफ मूव करता है, यानी कि कुछ इस टाइप का ग्राफ आपको दिखेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, डायरेक्शन वाले में जो ये वाले हैं और हमारी ये वाली जो फिनोटाइप है इनको एलिमिनेट कर दिया है नेचर ने, और सिर्फ इन वालों को सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या सिलेक्ट हो रहे हैं, 4.5 to 5 kg वाले जो बच्चे हैं वो सिलेक्ट होंगे, और ये 2.25 और 3 to 3.3 वाले हमारे रिमूव हो जाएंगे। तो ये एक डायरेक्शन की तरफ जो है सिलेक्शन होती है। तो ये भी जो है ये हो गया हमारा डायरेक्शनल। अब थर्ड हम बात करते हैं किसकी, डिसरप्टिव सिलेक्शन की। अब डिसरप्टिव सिलेक्शन क्या होता है, डिसरप्टिव सिलेक्शन में कुछ इस टाइप का ग्राफ आता है। यहाँ पे आपको दो पीक्स नजर आएंगी। कैसी पीक, दो अलग अलग टाइप की पीक्स दिखेंगी। अब ये क्या है, ये पीक कब नजर आती हैं, जब बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन वाले क्या होंगे, फिनोटाइप सिलेक्ट हो जाएंगे। एक्सट्रीम फिनोटाइप जो नेचर ने सिलेक्ट किए वो छोड़कर एक्सट्रीम फिनोटाइप यहाँ पर क्या होते हैं, सिलेक्ट होंगे। यानी कि ये हो जाएगा हमारा 2 to 2.5 वाली रेंज, और ये हो जाएगी 4.5 to 5 kg। तो ये होता है हमारा डिसरप्टिव सिलेक्शन। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें बताना था कौन सा सिलेक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो ये 3 टाइप के सिलेक्शन है हमारे नेचुरल सिलेक्शन में। तो अब हमारे पास सरवाइव कौन से कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे थे हमारे ये वाले 3 to 3.3 वाले, और ये वाले डाई हो गए और ये वाले भी डाई हो गए। तो 2 to 2.5 वाली जो शो कर रहे हैं, और 4.5 to 5 ये डिसरप्टिव और डायरेक्शनल है, तो ये तो नहीं होंगे। तो हमारा जो शो हो रहा है वो 3 to 3.3 वेट वाले जो बच्चे हैं वो ही क्या कर रहे हैं, वो लिव करते हैं, और बाकी सारे मर रहे हैं। तो कौन सा सिलेक्शन होगा, ये होगा हमारा स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। तो यहाँ पे विच टाइप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस, तो ये हो रहा है यहाँ पर स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। आई होप आपका ये डाउट सॉल्व हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। डाउट 5, डाउट 5 में क्या था, what would be the number of chromosomes of alluron cells of a plant with 42 chromosome in its root tip cells, ठीक है। तो हमें बताना है कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे एक प्लांट के एल्यूरोन सेल्स में जब उसके रूट टिप में कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट है, 42। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो रूट टिप होती है इसकी प्लॉइडी कैसी होती है। रूट टिप सेल्स जो है ना उसकी प्लॉइडी होती है 2n। क्या होती है ये, 2n, यानी कि इसकी प्लॉइडी होती है, डिप्लॉइड होते हैं ये सेल्स, ठीक है। अब हमें बात करनी है यहाँ पे कौन से सेल्स के, क्रोमोसोम की, एल्यूरोन सेल्स की। अब ये जो एल्यूरोन सेल्स हैं ये कहाँ से जनरेट होते हैं, ये हमारे एल्यूरोन सेल्स जो हैं ये जनरेट होते हैं एंडोस्पर्म से। किससे, एंडोस्पर्म। अब आपको पता है कि एंडोस्पर्म क्या होती है, एंडोस्पर्म जो है ये हमारी प्लांट की आउटर लेयर है
जिसकी प्लॉइडी क्या होती है, इसकी प्लॉइडी होती है ट्रिप्लॉइड होते हैं। ये कैसे सेल्स होते हैं, ये ट्रिप्लॉइड होते हैं, यानी कि 3n होते हैं। अब हमें क्या बताना है, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे हमारे एलिरोन सेल्स के अंदर। तो हमें पता है एलिरोन की प्लॉइडी क्या हो गई 3n। हमें क्या गिवन है यहाँ पे 42 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दिए गए हैं रूट टिप सेल्स की, जिसकी प्लॉइडी है 2n। तो 2n है हमारे पास 42, तो यहाँ से n आ जाएगा मेरे पास 42/2 दैट इज 21। तो एलिरोन सेल्स की प्लॉइडी क्या है 3n, यानी कि कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चाहिए होंगे हमें 3 × 21, तो ये हो जाएंगे 63 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे हमारे एलिरोन सेल्स में, जिसके रूट टिप सेल्स पर 42 क्रोमोसोम्स हैं, तो ये होगा 63। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो आई होप आपका ये डाउट भी क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। यहाँ है मेरे पास एक थ्योरी क्वेश्चन जिसमें बोला है स्टेट द रोल ऑफ थाइमस एज अ लिम्फोइड ऑर्गन, नेम द सेल्स दैट आर रिलीज फ्रॉम इट एंड मेंशन देयर फंक्शन। मुझे बताना है कि ये जो थाइमस होता है इसका लिम्फोइड ऑर्गन की तरह क्या रोल है, और उसी के साथ साथ ये कौन से सेल्स जो हैं वो रिलीज करते हैं और उनके क्या फंक्शन है। तो ये है मेरा थाइमस ग्लैंड। तो जैसे कि आपको पता है थाइमस क्या है, थाइमस एक प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है। क्या होता है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। ये क्या करता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है। ये इम्यून सिस्टम का हमारा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है, जिसके अंदर क्या होता है, लिम्फोसाइट्स जो हैं वो मैच्योर होते हैं। यानी कि क्या होता है इस थाइमस के अंदर, मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं वो कहाँ मैच्योर होते हैं, वो सब मैच्योर होते हैं इस थाइमस के अंदर। तो इसका फंक्शन क्या है, एक लिम्फोइड ऑर्गन की तरह ये लिम्फोसाइट्स को मैच्योर करवाता है। तो ठीक है, तो अब नेक्स्ट पार्ट क्या है यहाँ पे, नेम द सेल्स दैट आर रिलीज फ्रॉम इट। अब क्या होता है इस थाइमस के अंदर कौन से सेल रिलीज होते हैं वो हमें बताना है, और उनका क्या फंक्शन है। तो टी सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं कहाँ पर, टी सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो के अंदर, लेकिन वो मैच्योर होते हैं कहाँ पर, थाइमस के अंदर। बोन मैरो में ये क्या करेंगे, प्रोड्यूस होंगे, लेकिन मैच्योर होते हैं हमारे थाइमस के अंदर। ठीक है, और कहाँ से रिलीज होते हैं, फिर ये थाइमस से रिलीज होते हैं। तो कौन से सेल्स हैं जो कि रिलीज होते हैं थाइमस से, वो होते हैं टी सेल्स। अब इनका फंक्शन क्या है, ये टी सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो खुद से तो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस नहीं करते, डू नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज देमसेल्स, खुद से नहीं करते, तो हमने लिख दिया यहाँ पे डू नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडी देमसेल्स। लेकिन ये क्या करते हैं, ये एक मेजर फंक्शन प्ले करते हैं, यानी कि ये बी सेल्स को हेल्प करते हैं एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने में। लेकिन क्या करेंगे, हेल्प बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, बी सेल को हेल्प करते हैं ताकि वो क्या कर सके, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, और ये एक और चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो है हमारा सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये था हमारा डाउट आज का, जिसमें पूछा था कि जो थाइमस है उसका क्या रोल होता है एक लिम्फोइड ऑर्गन की तरह, और कौन से सेल्स उससे रिलीज होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, डाउट 7, डाउट 7 में क्या है, what would be the heart rate of a person if cardiac output is 5 liter, blood volume in the ventricles at the end of diastole is 100 ml, at the end of ventricular systole is 50 ml। मुझे बताना है कि हार्ट रेट कितना होगा अगर क्या है, मेरे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है, कार्डियक आउटपुट गिवन है, कार्डियक आउटपुट है मेरा 5 लीटर। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम है वेंट्रिकल्स के अंदर डायस्टॉल के टाइम पर, एंड ऑफ डायस्टॉल जो ब्लड वॉल्यूम है मेरी वो कितनी है, यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम है 100 ml,
और सिस्टोल के टाइम पर कितनी ब्लड वॉल्यूम है 50 ml। तो मुझे हार्ट रेट बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ जो कार्डियक आउटपुट है उसके फॉर्मूले को। कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है? कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला होता है हमारा हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। अब स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे और हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है? हमारे पास अभी यहाँ पर कार्डियक आउटपुट गिवन है, हार्ट रेट हमें निकालना है और स्ट्रोक वॉल्यूम भी हमें पता नहीं है। तो अब हमारे पास चीज़ें क्या क्या गिवन थी? कार्डियक आउटपुट गिवन है, एंड ऑफ डायस्टोल और सिस्टोल की वॉल्यूम गिवन है, तो उससे हम स्ट्रोक वॉल्यूम निकाल सकते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम होती है एंड ऑफ डायस्टोल की जो ब्लड वॉल्यूम है हमारे वेंट्रिकल्स के अंदर डायस्टोल के टाइम पर माइनस सिस्टोल के टाइम पर कितनी ब्लड वॉल्यूम है। एंड ऑफ सिस्टोल, ये ब्लड वॉल्यूम की यहाँ बात हो रही है दोनों जगह, तो ये दोनों गिवन है, तो इससे मेरे पास स्ट्रोक वॉल्यूम आ जाएगा। वो कितना होगा 100 ml माइनस 50 ml, तो ये हो जाएगा 50 ml। तो मेरे पास क्या क्या चीज़ें आ गई? कार्डियक आउटपुट है, स्ट्रोक वॉल्यूम मुझे पता चल गया, तो मैं हार्ट रेट इजीली निकाल लूंगी। कैसे निकलेगा हार्ट रेट? हार्ट रेट हो जाएगा मेरा हार्ट रेट इक्वल्स टू कार्डियक आउटपुट जो मेरा गिवन है कितना 5 लीटर डिवाइडेड बाय स्ट्रोक वॉल्यूम जो है मेरे पास कितना 50 ml। तो ये हो जाएगा 5 लीटर को हम कन्वर्ट करेंगे ml में, तो ये हो जाएगा 5000 ml डिवाइडेड बाय कितना 50 ml यानी कि 50, तो ये कितना हो जाएगा 100 बीट्स पर मिनट। तो मेरे पास हार्ट रेट आ गया। अब क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा था? व्हाट वुड बी दी हार्ट रेट ऑफ अ पर्सन इफ कार्डियक आउटपुट इज 5 लीटर, ब्लड वॉल्यूम इतना और सिस्टोलिक वॉल्यूम इतना, तो हार्ट रेट हो जाएगा कितना 100 बीट्स पर मिनट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डाउट देखते हैं। नेक्स्ट डाउट है 8, जिसमें बोला है व्हेन एंड वेयर डज रिडक्शन डिवीजन टेक प्लेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ लिवरवर्ट, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। यहाँ पे कुछ प्लांट्स दिए गए हैं और मुझे बताना है कब और कहाँ रिडक्शन डिवीजन होता है इनकी लाइफ साइकिल में। तो रिडक्शन डिवीजन से मेरा क्या मतलब है? यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन होता है मियोसिस। तो कब कब इन प्लांट्स में मियोसिस होता है इनकी लाइफ साइकिल के अंदर और कहाँ कहाँ होता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्लांट से जो कि है लिवर वॉट। ठीक है, तो लिवर वॉट क्या होता है? ये एक हेप्लॉइड, इसकी जो मेन बॉडी होती है वो कैसी होती है? हेप्लॉइड होती है। और जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेम प्लांट पर ही प्रेजेंट होते हैं, सेम प्लांट पर उसकी मेन बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम किससे कहते हैं? गैमीट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये गैमीट्स क्या फॉर्म करेंगे? ये हेप्लॉइड हैं, तो ये 2n क्या करेंगे? जाइगोट फॉर्म करेंगे। ठीक है, हमें लाइफ साइकिल में बताना है मियोसिस कहाँ होती है, तो ये 2n से क्या होगा? जाइगोट फॉर्म करेंगे। अब ये जब मेल और फीमेल सेक्स गैमीट्स का क्या होगा? फ्यूजन होगा, तो उससे 2n जाइगोट बनेगा। अब ये डिफरेंशिएट होगा किस, ये जाइगोट कब बन रहे हैं? ये बनेगा हमारी गैमिटोफाइट के टाइम पर। अब ये गैमिटोफाइट डिफरेंशिएट होंगे फर्दर किसमें? स्पोरोफाइट में। कहाँ डिवाइड होंगे? ये डिफरेंशिएट होंगे स्पोरोफाइट में, और जिससे 3 चीजें बनेंगी इस प्लांट के अंदर, वो क्या होती हैं? फुट, इसका सिटे और इसकी कैप्सूल। ठीक है, ये 3 चीजों में ये फर्दर डिफरेंशिएट होते हैं। तो ये जो स्पोरोफाइट फॉर्म हो रहा है यहाँ पर क्या होती है? इस टाइम पर क्या होगा? रिडक्शन डिवीजन होगी। स्पोरोफाइट में क्या होगा? स्पोर की फॉर्मेशन होगी। तो इस टाइम पर क्या होती है? रिडक्शन डिवीजन होती है, और ये रिडक्शन डिवीजन जो है वो इस कैप्सूल में होती है। तो सबसे पहले लिवर वॉट के अंदर कहाँ और कब रिडक्शन डिवीजन हो रही है? स्पोर फॉर्मेशन यानी कि स्पोरोफिटिक स्टेज में जब डिफरेंशिएशन होता है,
और कैप्सूल के अंदर ये होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्लांट की बात करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे मेरे पास मॉस। क्या है? मॉस। तो ये जो मॉस है ये कैसे होते हैं? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्रोटोनीमा। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? प्रोटोनीमा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इसी प्रोटोनीमा के अंदर, इसी स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं इनके सेक्स ऑर्गन। अब क्या होता है, ये जो प्लांट है इसमें दो टाइप के प्रोटोनीमा होते हैं। पहला होता है प्राइमरी, वो क्या होता है फर्दर डेवलप हो जाता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा के अंदर। अब ये जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा होता है इसमें क्या होता है, इसके पास प्राइमरी प्रोटोनीमा है जो डेवलप होता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा में। अब ये जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा है ये कैसा होता है? ये होता है आपका हेप्लॉइड। क्या होता है? हेप्लॉइड। तो अब ये हेप्लॉइड है तो इससे क्या होगा, जो हेप्लॉइड है वो फर्दर जो गैमीट्स हैं वो फ्यूज होंगे और जाइगोट फॉर्म करेंगे जो कि होंगे हमारे 2n। अब ये गैमीट्स के फ्यूजन से बनेंगे 2n जाइगोट और ये फिर फर्दर डिफरेंशिएट होंगे स्पोरोफाइट में। जैसे ही लिवरवॉर्ट में हुआ था सेम प्रोसेस है यहाँ पे भी। तो ये जो स्पोरोफाइट होंगे, स्पोर फॉर्मेशन होगी, वो होगी कब? जब रिडक्शन डिवीजन होगा। तो रिडक्शन डिवीजन कहाँ होता है? मॉस के अंदर, स्पोरोफाइट फॉर्मेशन में, और ये भी कैप्सूल के अंदर ही होता है। तो कब और कहाँ? स्पोरोफाइट और कैप्सूल में होती है रिडक्शन डिवीजन। अब नेक्स्ट है मेरे पास कौन सा प्लांट? नेक्स्ट है यहाँ पे फर्न था। तो फर्न की बात करते हैं। फर्न जो है उसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पोरोफाइट प्रेजेंट होते हैं। अब ये स्पोरोफाइट क्या करते हैं? ये लीव्स बनाते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? लीव्स की फॉर्मेशन करते हैं और इन लीव्स को हम कहते हैं स्पोरोफिल। क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल। अब इस स्पोरोफिल के अंदर कुछ चीजें प्रेजेंट होती हैं, उनको हम कहते हैं स्पोरेंजिया। क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पोरोफिल के अंदर स्पोरेंजिया फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और जो रिडक्शन डिवीजन होती है वो कहाँ होती है? वो होती है इस स्पोरेंजिया के टाइम पर। ठीक है, जब ये स्पोरेंजिया जो है, सॉरी जो स्पोरोफिल है वो क्या करता है? स्पोरेंजिया बनाता है। तो यहाँ पर क्या होती है? रिडक्शन डिवीजन होती है। स्पोरेंजिया जब, यानी कि स्पोर फॉर्मेशन हो रही है, तो स्पोरोफिल जब मियोसिस करते हैं तब स्पोर फॉर्म्स होते हैं। तो ये हो गई हमारे फर्न्स की बात। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट है मेरे पास जिम्नोस्पर्म्स। जी हाँ, जिम्नोस्पर्म है मेरे पास। तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? सेम मेन प्लांट बॉडी पर ही स्पोरोफाइट प्रेजेंट होते हैं। अब ये स्पोरोफाइट क्या करते हैं? यहाँ पर दो अलग अलग टाइप की लीव्स होती हैं। जिम्नोस्पर्म में क्या होते हैं? दो टाइप की लीव्स जो हैं वो पाई जाती हैं। कौन कौन सी? वो होती है, एक होती है मेरी माइक्रो स्पोरोफिल और दूसरी होती है मेगा स्पोरोफिल। तो ये दो टाइप की जो लीव्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं? जिम्नोस्पर्म में होती हैं। अब क्या होता है, ये जो माइक्रो स्पोरोफिल है और मेगा स्पोरोफिल हैं ये क्या बनाते हैं? ये दोनों स्पोरेंजिया बनाते हैं, यानी कि स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। और कैसे स्पोर फॉर्मेशन होती है? जो माइक्रो स्पोरोफिल में होगी उसको हम कहते हैं माइक्रो स्पोरेंजिया, जो स्पोर्स बनेंगे, और जो मेगा स्पोरोफिल में बनेंगे उनको हम कहते हैं मेगा स्पोरेंजिया। ठीक है, अब ये जो रिडक्शन डिवीजन है वो कहाँ होगी? जब माइक्रो स्पोरेंजिया क्या करेंगे? फर्दर डिफरेंशिएट होंगे किसमें? पॉलन ग्रेन्स बनाने में। पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन जब होगी तो यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन होगी। सिमिलरली मेगा स्पोरेंजिया क्या करेंगे? यहाँ पे मेगा स्पोर्स जब बनाएंगे तो रिडक्शन डिवीजन होगी। तो रिडक्शन डिवीजन कहाँ होती है? यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन के टाइम पर। और इसमें मेगा स्पोरेंजिया से जब पॉलन ग्रेन बनते हैं और माइक्रो स्पोरेंजिया से पॉलन ग्रेन और मेगा स्पोरेंजिया से मेगा स्पोर्स। तो जिम्नोस्पर्म में यहाँ पे होती है रिडक्शन डिवीजन। अब लास्ट जो है वो है क्या? मेरा एंजियोस्पर्म। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, जो लास्ट था एंजियोस्पर्म, जो कि सबसे बड़े प्लांट्स होते हैं, हाईएस्ट कैटेगरी के जो प्लांट होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। इनमें कब और कहाँ होती है रिडक्शन डिवीजन, वो देख लेते हैं। तो इसकी भी जो मेन बॉडी होती है वो क्या है, स्पोरोफाइट की होती है, जिससे क्या होता है, यहाँ पे लीव्स बनती थी, लेकिन इसमें क्या बनेंगे, यहाँ पे बनते हैं फ्लावर्स। अब ये जो फ्लावर्स हैं, इसमें क्या होता है, इस फ्लावर के अंदर ही मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो हैं वो दोनों प्रेजेंट होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, मेल होता है स्टेमन, और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, वो होता है पिस्टिल। ठीक है, तो स्टेमन के अंदर क्या बनेंगे, पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। ये पॉलन ग्रेन्स कहाँ फॉर्म होते हैं, एंथर में। और पिस्टिल से क्या होगा, जो ओवरी है उसके अंदर क्या बनते हैं, ओव्यूल्स बनते हैं। तो ये जो पॉलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स बनते हैं, ये कैसे बनते हैं यहाँ पे, ये भी रिडक्शन डिवीजन से ही बनते हैं। तो एंजियोस्पर्म में कहाँ होती है रिडक्शन डिवीजन, जब क्या होता है, पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन होती है और ओव्यूल फॉर्मेशन होती है, और ये टेक प्लेस करते हैं एंथर और ओवरी में। तो ये था आज का हमारा डाउट नंबर 8। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट डाउट नंबर 9, विच इंक्लूड्स इन द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो हमें बताना है। 5 चीज़ें यहाँ गिवन है। पहला है लस्कर अवार्ड, सेकंड है इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, थर्ड है FRS इंग्लैंड, फोर्थ है बेल्जा प्राइज, और फिफ्थ है हमारे पास क्रैफूड प्राइज। तो ये ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी क्या है, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी जो है ये एक अवार्ड है जो दिया गया था किसको, अर्नेस्ट मेयर को। अर्नेस्ट मेयर कौन है, अर्नेस्ट मेयर वो हैं जिनको आप किस नाम से भी जानते हैं, मैं दोबारा लिख रही हूँ यहाँ पे, अर्नेस्ट मेयर को दिया गया था ये अवार्ड, जिनको हम 20th सेंचुरी का डार्विन भी बोलते हैं। 20th सेंचुरी डार्विन जो है वो कौन है, हमारे अर्नेस्ट मेयर। इनको ये ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इन्हें एक अवार्ड मिला था, जो क्या है, अवार्ड है, जो 3 अवार्ड्स हैं इनको बैक टू बैक मिले थे, जिसको हम ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। वो कौन कौन से अवार्ड्स हैं जो इन्हें मिले थे। सबसे पहला अवार्ड जो है वो है बाल्जा या बेल्जन प्राइज, जो कि इनको मिला था इन द ईयर 1983 में। सेकेंड अवार्ड जो इनको मिला था वो है इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, ये इन्हें मिला था इन द ईयर 1994 में। और जो लास्ट अवार्ड इनको मिला था वो है क्राफोर्ड प्राइज। अब ये 3 प्राइज क्या करते हैं, ये आपस में कंबाइन होके जिनको ये 3 प्राइज मिलते हैं उनको हम कहते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। तो वो है हमारे अर्नेस्ट मेयर, और ये क्राफोर्ड प्राइज कब मिला था, 1999 में। तो कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होंगी हमारी, पहला लस्कर अवार्ड, तो ये गलत है। इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी करेक्ट, FRS इंग्लैंड गलत, बाल्जर प्राइज इज करेक्ट, एंड क्रैफूड प्राइज। तो ये था आज का डाउट नंबर 9। डाउट नंबर 10, रीड द assertion and reason carefully to mark the correct option out of the options given below। तो ये जो क्वेश्चन है ये assertion and reason का क्वेश्चन है। इसमें हमें 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। यहाँ पे पहला है assertion और दूसरा है उसका रीजन। अब हमें इन पांचों ऑप्शन में से क्या करना है, बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो assertion देखते हैं, assertion में क्या बोला है, WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स एक्यूमुलेट एट द साइट ऑफ वुंड्स बाय डायपिडेसिस। तो क्या होता है, जो WBC है वो जब भी कोई वुंड होता है तो वहाँ पर क्या होते हैं, उस साइट पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और ये जो एक्यूमुलेशन होती है ये किस प्रोसेस से होती है, ये होती है हमारी डायपिडेसिस। डायपिडेसिस क्या होता है, ये एक रिएक्शन होता है जो हमारे टिश्यूज देते हैं, रिएक्शन ऑफ टिश्यूज, जो क्या करते हैं, यानी कि जब भी कोई इन्फ्लेमेशन होती है तो वहाँ पर क्या होता है,
जो हमारे सेल्स हैं वो माइग्रेट करते हैं, यानी कि मूव करते हैं, मूविंग ऑफ सेल्स किसकी हेल्प से? थ्रू वॉल्स ऑफ कैपिलरीज। जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनकी हेल्प से ये सेल्स क्या करते हैं? मूव करते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं कहाँ पर? टिश्यू स्पेसिस में। कैपिलरीज इनटू टिश्यू स्पेसेस, जो टिश्यू की स्पेस है वहां पर जाकर ये इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डायपिडेसिस। अब इसका रीजन यहाँ पे दिया गया है, इट इज स्क्वीजिंग ऑफ ल्यूकोसाइट्स फ्रॉम द एंडोथीलियम। एंडोथीलियम से क्या होता है? ल्यूकोसाइट स्क्वीज आउट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एजर्शन है वो तो हमारा एकदम सही है कि WBC जो है एक्यूमुलेट हो जाते हैं और ये होता है डायपिडेसिस की हेल्प से। तो ये जो स्टेटमेंट है यानी कि एजर्शन है ये सही है। अब इसका रीजन जो गिवन है यहाँ पे वो क्या है? इट इज स्क्वीजिंग ऑफ ल्यूकोसाइट्स फ्रॉम द एंडोथीलियम। डायपिडेसिस में क्या होता है? ल्यूकोसाइट स्क्वीज आउट होते हैं एंडोथीलियम से, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर एजर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन ये जो रीजन है ना वो इस एजर्शन को सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ये दोनों इंडिविजुअल स्टेटमेंट सही हैं लेकिन रीजन सही एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे एजर्शन की। तो क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर? पहला ऑप्शन था बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, तो ये नहीं होगा। सेकेंड है बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, तो ये जो ऑप्शन है ये सही है। सी था इफ द एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो ये गलत है क्योंकि यहाँ दोनों सही है। इफ बोथ आर फॉल्स, ये भी गलत है। इफ एजर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो ये भी गलत है। तो जो सही है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जहाँ एजर्शन और रीजन दोनों सही है लेकिन रीजन एजर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डाउट 11। अब हमें क्या दिया है? यहाँ पे एक टेबल गिवन है, स्टडी द टेबल गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पे एक टेबल है जिसमें हमें क्या बताया हुआ है? अमाइनो एसिड गिवन है, DNA कोड दिए हुए हैं जीन के। हमें क्या बताना है यहाँ पे? 1, 2, 3 और 4 को बताना है। तो अमाइनो एसिड कौन कौन से गिवन है यहाँ पे? फिनाइल एलेनिन और वेलिन हमें दिया गया है। इसके DNA कोड क्या है जीन के अंदर वो भी हमें गिवन है। DNA कोड है यहाँ पे AAA और CAC। अब हमें बताना है mRNA में इसके कोडोन क्या होंगे? कोडोन इन mRNA। तो हमें पता है जो फिनाइल एलेनिन होता है उसका कोडोन क्या होता है? फिनाइल एलेनिन का कोडोन होता है UU, UUU। तो जो फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा? UUU। सेकंड है वेलिन का कोडोन बताना है हमें mRNA के अंदर, तो वेलिन का कोडोन क्या होता है? GUG। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन 2 क्या है? GUG। अब एंटी कोडोन बताना है, तो mRNA में जो कोडोन है उसका ऑपोजिट क्या होगा? हमारा एंटी कोडोन, यानी कि जो DNA कोड है वो ही हमारा क्या होगा? एंटी कोडोन होगा tRNA में। तो इसका थर्ड क्या हो जाएगा? एंटी कोडोन क्या होगा? फिनाइल एलेनिन का सिमिलर जो DNA कोड है यानी कि AAA, तो ये हो गया 3। अब CAC, तो ये हो जाएगा इसका वेलिन का हमारा एंटी कोडोन CAC। तो ये तो हो गई बात हमारे 1, 2, 3, 4 की। अब इसमें एक और पार्ट गिवन है, वो क्या बोल रहा है? अ पॉलीपेप्टाइड कंसिस्ट ऑफ 14 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। कितने अमाइनो एसिड्स गिवन है यहाँ पे? 14 अमाइनो एसिड गिवन है। तो अब हमें बताना है हाउ मैनी बेस पेयर्स मस्ट बी देयर इन द प्रोसेस mRNA दैट कोड्स फॉर दिस पॉलीपेप्टाइड। कितने बेस पेयर होंगे mRNA में जो कोड करेंगे इस पॉलीपेप्टाइड को? तो हमें पता है कि एक अमाइनो एसिड को कितने बेस पेयर कोड करते हैं? 3 बेस पेयर जो हैं वो लगते हैं एक अमाइनो एसिड को कोड करने में। तो हमें गिवन कितने हैं यहाँ पे? 14 अमाइनो एसिड गिवन है, तो कितने बेस पेयर लगेंगे? 14 × 3, तो हो जाएंगे ये हमारे 42 बेस पेयर्स। कितने बेस पेयर्स लगेंगे यहाँ पे? 42 बेस पेयर्स जो हैं वो लगेंगे हमारे mRNA में, जो कि क्या करेंगे?
कोड करेंगे इस पॉलीपेप्टाइड को। अब सेकेंड पार्ट क्या है यहाँ पे, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ tRNA आर नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस पॉलीपेप्टाइड। अब कितने tRNA यहाँ लगेंगे इस पॉलीपेप्टाइड को सिंथेसाइज करने में, तो हमें पता है एक tRNA क्या करता है, एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के लिए क्या होता है, एक tRNA होता है। तो यहाँ पे कितने अमाइनो एसिड्स हैं, 14 अमाइनो एसिड्स। तो कितने tRNA लगेंगे, 1 × 14 यानी कि 14 जो है हमारे क्या लगेंगे, tRNA लगेंगे इस पॉलीपेप्टाइड को सिंथेसाइज करने में। तो ये हो गया 42 बेस पेयर्स और ये हो गए 14 tRNA। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे चलते हैं। डाउट नंबर 12, अब इसमें क्या बोला है, हाउ मैनी मियोटिक डिवीजन would be required to produce 101 female gametophytes in an angiosperm। हमें बताना है कितने मियोटिक डिवीजन लगेंगे, कितने गेमिटोफाइट को प्रोड्यूस करने के लिए, 101 फीमेल गेमिटोफाइट को प्रोड्यूस करने के लिए, फीमेल गेमिटोफाइट्स। तो जो गेमिटोफाइट्स हैं वो कैसे बनते हैं ये हम देखेंगे। जो मदर का क्या होते हैं, मदर मेगास्पोर सेल होते हैं, यानी कि हमारे MMC सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर्स बनाते हैं। कितने, 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर्स। इन 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर्स से क्या होता है, 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर तो इन्होंने बनाया, इससे क्या होता है, 3 जो होते हैं वो हमारे डीजेनरेट हो जाते हैं। 3 मेगास्पोर क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, और एक जो है वो क्या होता है, सिर्फ मैच्योर होता है, एक मैच्योर होगा। अब हमें बताना है जो मैच्योर होगा यही क्या करेगा, ये कन्वर्ट होता है फीमेल गेमिटोफाइट में। ठीक है, जो एक मैच्योर होगा वो ही बनेगा हमारे फीमेल गेमिटोफाइट के अंदर। तो अब हमें पता है एक मियोटिक डिवीजन से क्या होता है, 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं। एक मियोटिक डिवीजन से कितने बनते हैं हमारे पास, 4 हेप्लॉइड बनते हैं, जिसमें से क्या होता है 3 तो खत्म हो जाते हैं और एक ही बचता है। तो हमारे पास एक मियोटिक डिवीजन से कितने मैच्योर बनेंगे, हमें एक मिलेंगे। तो कितने मियोटिक डिवीजन चाहिए 101 को बनाने के लिए, तो 101 फीमेल गेमिटोफाइट के लिए हमें चाहिए होंगे, गेमिटोफाइट के लिए कितने डिवीजन चाहिए होंगे हमें, 101 मियोटिक डिवीजन। एक से एक मिलेगा तो 101 बनाने के लिए हमें कराने होंगे 101 मियोटिक डिवीजन। ठीक है। डाउट नंबर 13, तो डाउट नंबर 13 में क्या है, द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इन प्लाज्मिड डीएनए अदर देन इनिशिएशन इज कंट्रोल्ड बाय। तो हमें पता है रेप्लिकेशन के 3 प्रोसेस होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। अब हमें बताना है प्लाज्मिड डीएनए के अंदर ये जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है, जिसका इनिशिएशन स्टेप छोड़कर जो बाकी का पूरा प्रोसेस है वो कौन कंट्रोल करता है। तो 4 ऑप्शन गिवन है यहाँ पे, प्लाज्मिड जीन, बैक्टीरियल जीन, साइटोप्लाज्मिक जीन और माइटोकॉन्ड्रियल जीन। तो हमें पता है किसी भी सेल में कुछ भी अगर फंक्शन कराना है तो उसके लिए एक जीन रिक्वायर्ड होता है। जीन हमें चाहिए, ये क्या है, ये हमारा इंफॉर्मेशन हेड है जहाँ से क्या होगा, कुछ भी फंक्शन होता है। तो अब एक सेल को रेप्लिकेट कराना है तो वहाँ पर क्या प्रेजेंट होना चाहिए, रेप्लिकेशन जीन होना चाहिए जो इस रेप्लिकेशन प्रोसेस को करेगा। अब हमें बात की गई है प्लाज्मिड डीएनए के अंदर, जो प्लाज्मिड डीएनए है जिसके अंदर क्या हो रही है, रेप्लिकेशन हो रही है, तो वो कौन से जीन जो है कंट्रोल करेंगे। तो प्लाज्मिड डीएनए जो है ये कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मिड डीएनए पाया जाता है हमारे प्रोकैरियोट्स के अंदर, यानी कि किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर मिलेगा हमें ये। तो प्लाज्मिड डीएनए जो है वो अपना रेप्लिकेशन प्रोसेस कौन कंट्रोल करेगा, इसका हमारा रेप्लिकेशन प्रोसेस प्लाज्मिड डीएनए के अंदर। तो ये जो बैक्टीरिया होगा इसके जो जीन होंगे, यानी कि बैक्टीरियल जीन जो है
वही क्या करेंगे, इसके सारे प्रोसेस को कंट्रोल करेंगे। प्लाज्मिड डीएनए के सारे प्रोसेस जो हैं कंट्रोल करेगा कौन, बैक्टीरियल जीन। तो यहाँ पे ऑप्शंस थे हमारे पास प्लाज्मिड जीन, तो ये गलत होगा। बैक्टीरियल जीन, जी हाँ ये बिल्कुल सही है, तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। साइटोप्लाज्मिक जीन, ये भी गलत। और माइटोकॉन्ड्रियल जीन, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। तो जो प्रोसेस होगा रेप्लिकेशन का वो कौन कंट्रोल करेगा, बैक्टीरियल जीन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है डाउट 14। डाउट 14 में क्या है, इन शॉर्ट डे प्लांट्स फ्लावरिंग इज इंड्यूस्ड बाय, जो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं उसमें फ्लावरिंग कब इंड्यूस होती है। 4 ऑप्शन है। पहला है फोटो पीरियड लेस देन 12 आवर्स, फोटो पीरियड बिलो क्रिटिकल लेंथ एंड अनइंटरप्टेड लॉन्ग नाइट, शॉर्ट पीरियड एंड इंटरप्टेड लॉन्ग नाइट। तो हम देख लेते हैं कि ये जो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं ये कैसे प्लांट्स होते हैं। शॉर्ट डे प्लांट्स, इसके नाम से ही पता चल रहा है ये वो प्लांट्स हैं जिनका डे पीरियड यानी कि बहुत ही कम होता है। शॉर्ट डे यानी कि डे पीरियड जो है इनका कम होगा, और इनकी जो फोटो पीरियड होगा, फोटो पीरियड से क्या मतलब हुआ यहाँ पे, फोटो पीरियड, फोटो मीन्स लाइट और पीरियड मतलब टाइम, तो जो लाइट गेनिंग टाइम होगा इनका वो भी कम होगा। तो ये कितने, यानी कि 12 घंटों से कम इनका फोटो पीरियड होगा। और ये जो है इनकी जो लाइट टेकिंग कैपेसिटी होगी वो भी कम होगी। कितनी होगी, कम होगी। जो नॉर्मल लेंथ होती है प्लांट्स की उससे थोड़ी कम होगी इन प्लांट्स के अंदर। और यानी कि ये प्लांट्स जो हैं ये कब काम करेंगे, डार्कनेस में ज़्यादा रहते हैं, तो इनकी क्या होगी, लॉन्ग नाइट कैपेसिटी होगी। डार्कनेस में रहते हैं तो ये लॉन्ग नाइट कैपेसिटी होगी। तो यानी कि इनको क्या चाहिए, डार्कनेस ज़रूरी है इनके लिए। तो इसको हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चाहिए होंगी, शॉर्ट डे प्लांट्स को देख लेते हैं किन कंडीशन में ये क्या करेंगे, फ्लावर्स को इंड्यूस करेंगे, जब इनकी जो फोटो पीरियड कैपेसिटी है वो क्रिटिकल लेंथ से क्या होगी, हमारे कम होगी। और इनकी जो लॉन्ग नाइट होगी वो अनइंटरप्टेड होगी, यानी कि इनको लॉन्ग नाइट में कोई भी कुछ पहुंचाए ना, इनको डार्कनेस ज़्यादा चाहिए, तभी ये क्या करेंगे, फ्लावर्स को इंड्यूस करेंगे। तो पहला ऑप्शन है फोटो पीरियड लेस देन 12 आवर्स, जी हाँ ये सही है, लेकिन ये सिर्फ फोटो पीरियड के हिसाब से फ्लावरिंग को इंड्यूस नहीं करेंगे, तो ये ऑप्शन गलत होगा। सेकंड है फोटो पीरियड बिलो क्रिटिकल लेंथ यानी कि 12 आवर्स से कम होगी, और अनइंटरप्टेड लॉन्ग नाइट होनी चाहिए, यानी कि जो लंबी रात है वो इनकी जिसमें ये इंड्यूस करते हैं फ्लावरिंग को वो अनइंटरप्टेड होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो दोनों कंडीशंस हैं वो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच कर रही हैं बिल्कुल। जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स यही हैं, तो ये ऑप्शन सही है। सिर्फ लॉन्ग नाइट भी इनके लिए ज़रूरी नहीं है, उसके साथ साथ फोटो पीरियड भी होना चाहिए, शॉर्ट फोटो पीरियड एंड इंटरप्टेड लॉन्ग नाइट, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है जो सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहा है वो है ऑप्शन नंबर 2, फोटो पीरियड बिलो क्रिटिकल लेंथ एंड अनइंटरप्टेड लॉन्ग नाइट। ठीक है, तो ये था हमारा आज का डाउट नंबर 14। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट डाउट पर। डाउट 15। डाउट 15 में क्या बोला गया है, ये भी एक थ्योरी क्वेश्चन है। व्हाट इज जी नोट, यानी कि क्विसेंट फेज ऑफ सेल साइकिल। हमारे सेल साइकिल के अंदर क्विसेंट फेज क्या होता है या कौन सा होता है, ये हम बात करेंगे। तो जी नोट जिसे आप क्या बोलते हैं, जिसे हम जीरो फेज या फिर इसको हम रेस्टिंग फेज के नाम से भी जानते हैं। तो जी नोट फेज क्या होता है सेल साइकिल का, ये हमारा वो फेज है जिसके अंदर सेल क्या करता है, सेल जो है एग्जिस्ट करता है अपनी क्विसेंट स्टेज में। किस स्टेज में, क्विसेंट स्टेज। क्विसेंट स्टेज से मेरा यहाँ मतलब है कि जो सेल होता है वो क्या करता है, ना तो डिवाइड करता है ना ही खुद को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। नीदर क्या करेगा, डिवाइड, ना तो वो डिवाइड करता है नॉर प्रिपेयर टू डिवाइड। ये बिल्कुल इस स्टेज में क्या करता है, सिर्फ रेस्ट करता है, ना वो डिवीजन करता है ना ही कोई तैयारी करता है डिवीजन के लिए।
तो इस स्टेज को हम कहते हैं क्विसेंट स्टेज। तो ये होता है हमारा G0 स्टेज। अब सेल G0 स्टेज में चला क्यों जाता है, क्या चीज़ें होती है, क्या कंडीशन होती है जब सेल एकदम रेस्टिंग फेज में पहुंच जाता है। तो रेस्टिंग फेज में पहुंचने के लिए कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो काम करते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स यानी कि कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जब सेल्स को प्रॉपर चीज़ें नहीं मिलती, वो डिप्राइव हो जाता है बहुत सारी कंडीशन से, तो वो हमारे इस G0 फेज में चला जाता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि न्यूट्रेंट की कमी हो जाती है, सेल को न्यूट्रेंट डिप्रीविएशन हो जाता है, तब सेल क्या करेगा, G0 फेज में चला जाएगा। अब इस G0 फेज में जब सेल जाता है तो वो बिल्कुल ही अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या करता है, स्टॉप कर देता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बिल्कुल ख़त्म कर देता है, इसीलिए इसको हम क्विसेंट स्टेज कहते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि जो सेल साइकिल है व्हाट इज़ G0, यानी कि G0 जो फेज़ होता है वो सेल साइकिल का क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही आप डाउटनेट के साथ बने रहिए, हम और डाउट्स क्लियर करेंगे रोज़ाना। ये लाइव सेशन होगा, आप क्या कर सकते हैं, अपने डाउट्स, अगर और भी कोई डाउट्स हैं आपके तो आप अपने कमेंट सेक्शन में फ़ोटो खींच के भेजिए और हम वो डाउट्स आपके सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।